बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा चैप्टर नंबर 10 है आपका, लेक्चर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 10 के बस आखिर के टॉपिक बाकी बचे। लास्ट टाइम आपको पास्कल्स लॉ पढ़ाया था और उसके प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे, ठीक है। अब आप लोगों के पास लास्ट टॉपिक है एक आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड ही बायोएनसी, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है आपका? सबसे पहले तो स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसकी स्टेटमेंट आती है आप लोगों के पास। When a body is wholly or partially immersed in a liquid, then a force acts on the lower surface of the body. This force equal to the volume of the body and called upward force. देखिए बेटा, जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड में होली या पार्शियली इमर्स्ड होती है, यानी उस लिक्विड से कांटेक्ट में आती है, उस लिक्विड के ऊपर फ्लोट करने की कोशिश करती है, ठीक है, तो एक फोर्स एक्ट करती है उस बॉडी के ऊपर, ठीक है। और वो फोर्स जो है उस बॉडी की लोअर सरफेस के ऊपर एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, एक शिप है, वो पानी में मूव कर रही है, तो जो शिप का लोअर सरफेस होगा, उस सरफेस के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी शिप के लोअर सरफेस के ऊपर, और वो फोर्स जो है वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर। यानी उस बॉडी की जितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसी के बराबर वो फोर्स होगी, और उस फोर्स को हम कहते हैं अपवर्ड फोर्स, ठीक है, अपवर्ड थ्रस्ट, ठीक है। उस फोर्स का काम क्या होता है कि वो फोर्स उस बॉडी को लिक्विड के ऊपर रखती है और उसको डूबने नहीं देती। तो बेसिकली उसको अपवर्ड थ्रस्ट कहते हैं, या हम उसको अप थ्रस्ट भी कह सकते हैं। उसके टर्मिनोलॉजी आप लोग किसी जगह पर अप थ्रस्ट भी यूज करेंगे, ठीक है। तो अप थ्रस्ट का मतलब भी वही अपवर्ड थ्रस्ट ही है। वो बेसिकली वो फोर्स है जो उस बॉडी को उस लिक्विड में डूबने नहीं देती और उस बॉडी को ऊपर उस की लिक्विड में डूबने नहीं देती और उस बॉडी को ऊपर की सो अ बॉडी immersed in a liquid, it experiences an upward thrust equal to the weight of the liquid, ठीक है। सो जब कोई भी बॉडी किसी लिक्विड के साथ इमर्स होती है, कांटेक्ट में आती है, ठीक है, तो वो एक अपवर्ड थ्रस्ट एक्सपीरियंस करती है, ठीक है, जो कि वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर होता है। यानी जितना उस लिक्विड का वेट होगा, उसी के हिसाब से उस बॉडी के ऊपर अपवर्ड थ्रस्ट अप्लाई होगी, ठीक है। वेट ऑफ द लिक्विड दिस इट्स वेट इट डिक्रीज इन वाटर। तो बेसिकली देखें बेटा, जितना भी उस लिक्विड का वेट होगा, वो उसी हिसाब से अपथ्रस्ट फोर्स उस बॉडी के ऊपर अप्लाई करेगा, और वो जो अपथ्रस्ट फोर्स होगी वो उस बॉडी को बजाय डूबने नहीं देगी, उस बॉडी को जो है वो सरफेस के ऊपर ही फ्लोट करवाएगी, ठीक है। और ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ठीक है। यही वजह है कि कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस पर फ्लोट करने के काबिल होती है, ठीक है, और वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर की तरफ रहती है बजाय डूब जाने के, ठीक। तो इस प्रिंसिपल को पहली दफा जो ऑब्जर्व किया वो आर्किमिडीज ने किया, इसी वजह से हम इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर ही जो है वो आपके पास आता है डिफाइन बायोएंसी एंड बायोएंट फोर्स, कि बायोएंसी और बायोएंट फोर्स जो होती है वो बेसिकली क्या है। तो बायोएंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड or fluid by virtue of which is exert an upward force in a body is wholly or partially immersed in the liquid. देखें, बेसिकली बायोएंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ये बेटा लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, या फ्लूइड, किसी भी लिक्विड या फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, जो कि एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करती है ऐसी बॉडी के ऊपर जो कि लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, पार्शियली कांटेक्ट में है या फुली कांटेक्ट में है। कोई भी बॉडी जो लिक्विड के साथ पार्शियली या फुली कांटेक्ट में हो, तो उसके ऊपर जो अप्लाई होने वाली फोर्स है वो आपकी बायोएंस फोर्स कहलाती है, ठीक है, बायोएंसी कहलाती है। अब बायोएंट फोर्स क्या होती है? व्हेन अ बॉडी होली और पार्शियली इमर्स इन अ लिक्विड, देन लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी एंड दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायोएंट फोर्स। यानी वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि बायोएंसी तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोर्स अप्लाई होने का,
और एग्जैक्टली जो फोर्स अप्लाई हो रही है उस लिक्विड के ऊपर, उस फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। अब आपके पास है राइट द कंडीशन फॉर द फ्लोटेशन ऑफ द बॉडीज, कि कोई भी बॉडी अगर लिक्विड में फ्लोट करती है तो क्या कंडीशन होती है, क्यों फ्लोट करती है, सही है। उन बॉडीज की फ्लोट करने के रूल्स क्या होते हैं। पहला रूल, if the body of the if the weight of the body is greater than the upward thrust, the body will sink in the liquid which is providing upward thrust। देखिए बेटा, अब एक बॉडी जब किसी लिक्विड में फ्लोट कर रही है तो उस वो फ्लोट करने की वजह क्या होती है, लिक्विड के सरफेस पे रहने की वजह क्या होती है बॉडी की, कि लिक्विड उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेकिन उसके लिए बॉडी का वेट लिक्विड से कम होना जरूरी है, सही। अगर बॉडी का वेट लिक्विड से ज्यादा है तो वो बॉडी लिक्विड में फ्लोट नहीं करेगी, बल्कि वो लिक्विड में सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है। तो जो लिक्विड अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, बॉडी का वेट उस अपवर्ड फोर्स से कम होना चाहिए। अगर उस अपवर्ड फोर्स से, यानी उस अपवर्ड थ्रस्ट से, अप थ्रस्ट जिसको कहते हैं हम, अगर उस अप थ्रस्ट से बॉडी का वेट ज्यादा हो जाता है तो वो बॉडी डूब जाएगी, बजाय जो है वो उसके ऊपर फ्लोट करने के। दूसरा, if the weight of the body is less than the up thrust या upward thrust, the body will rise up and float on the surface of the liquid। कि अगर बॉडी का वेट उसकी अपथ्रस्ट से कम है, ठीक है, तो बॉडी फिर डूबेगी नहीं, बल्कि वो लिक्विड में फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी, सही। तो बॉडी जो है वो डूबेगी नहीं, बल्कि वो लिक्विड के ऊपर ही सरफेस पर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक। और अगर एक बॉडी का वेट अपथ्रस्ट से जो है वो इक्वल है, ना कम है ना ज्यादा है, इक्वल है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि बॉडी जो है वो आधा तो डूबी हुई होगी और आधा वो जो है वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही होगी, जस्ट लाइक अ सबमरीन, ठीक है। आप दोस्त जो होती है, जो नेवी इस्तेमाल करती है, सबमरीन से होती हैं, उनका क्या होता है, वो या तो वो तो अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती रहती हैं, ठीक है, कि कभी वो पूरी तरह डूब जाती हैं, कभी वो पूरी सरफेस पर आ जाती हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि वो हाफ सरफेस पर होती हैं। उनका अपर पोर्शन जो होता है वो पानी से बाहर होता है और लोअर पोर्शन पानी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये उस वक्त होता है जब आपकी अपथ्रस्ट वेट जो है बॉडी का, जो अपथ्रस्ट फोर्स उस बॉडी पर अप्लाई हो रही है, बॉडी का वेट एग्जैक्टली उसी अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर हो, तब वो आधा फ्लोट करेगी और आधा जो है वो सिंक हो जाएगी, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पहला केस क्या, कि बॉडी का वेट अगर ज्यादा हुआ और अपथ्रस्ट फोर्स कम हुई तो बॉडी टोटली डूब जाएगी, सही है, लिक्विड में सिंक हो जाएगी। अगर जो है वो बॉडी का वेट कम होता है और अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होती है, तो इन दैट केस बॉडी फ्लोट करेगी, क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा है तो उस बॉडी को वो सरफेस पर ही रखेगी, उसको डूबने नहीं देगी। और अगर बॉडी का वेट एग्जैक्टली इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स है, यानी जितनी आपकी अपथ्रस्ट फोर्स है उतना ही बॉडी का वेट है, तो वो बॉडी ना तो जो है वो पूरी तरह डूबेगी और ना वो पूरी तरह सरफेस पर फ्लोट करेगी, बल्कि वो हाफ फ्लोट करेगी और हाफ जो है वो डूबेगी, ठीक है, हाफ सिंक होगी। अब बेटा आप लोगों के पास एक न्यूमेरिक वो आता है, रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो एक रीजन आता है आपके पास कि एक्सप्लेन व्हाई एन आयरन शिप फ्लोट्स व्हाइल अ पीस ऑफ स्टोन सिंक इन वाटर। देखिए बेटा, हम ये देखते हैं कि एक आयरन शिप जो है, हालांकि जो शिप पूरा आयरन से बना हुआ होता है वो तो पानी पे फ्लोट कर रहा होता है, बट एक स्टोन को अगर आप पानी में डालें तो वो फौरन डूब जाता है। तो इसका रीजन क्या होता है। सबसे पहले तो बेटा एक बात जहन में रखें कि किसी भी चीज के डूबने का ताल्लुक और उसके सिंक करने का ताल्लुक एक तो अपथ्रस्ट फोर्स से होता है, ठीक है। अगर अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो मेंटेन नहीं है और बॉडी का वेट अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा है तो वो बॉडी डूबेगी, लाजमी डूबेगी। और दूसरा जो फैक्टर होता है जो कि अपथ्रस्ट फोर्स से ही रिलेट करता है वो होता है डेंसिटी का। और डेंसिटी आपके पास क्या होती है, डेंसिटी कहलाती है मास अपॉन वॉल्यूम। एक ऑब्जेक्ट का कितना मास है और उस हिसाब से उसकी कितनी वॉल्यूम है, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, हर एक की डेंसिटी की वैल्यू फिक्स होती है, सही है,
तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, सही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो इन दैट केस वो चीज पानी पर फ्लोट करेगी, वो डूबेगी नहीं। और अगर किसी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, तो फिर वो चीज पानी पर फ्लोट नहीं करेगी, वो जो है वो डूब जाएगी। और इससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि वो चीज कितनी बड़ी या फिर कितनी छोटी है, सही है। अगर आप एक लकड़ी की कश्ती बनाओ, ठीक है, और उसको पानी पर रखो, तो वो कभी भी डूबेगी नहीं, बल्कि वो पानी के सरफेस पर फ्लोट करती रहेगी, क्योंकि जितनी भी वुड होती है, वुड की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, सही है। वुड की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, तो यही वजह है कि वुड पानी पर फ्लोट करती है, वो कभी भी डूबती नहीं है, सही है। लेकिन अगर आप छोटी सी निडल, सुई पानी में डालो, हालांकि लकड़ी की कश्ती के मुकाबले में निडल का वेट कुछ भी नहीं होता, सही है, सुई का वेट कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल वेट है। बट अगर आप उस सुई को पानी में डालो तो वो फौरन डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि सुई जो है आपकी, वो बनी हुई होती है मेटल से, और मेटल की कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल, उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, सही। तो इस सॉरी ज्यादा होती है। तो कोई भी मेटल जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, और सारे ही मेटल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इस वजह से वो चीज पानी पर फ्लोट नहीं करती, वो डूब जाती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। तो किसी भी चीज के डूबने का या फ्लोट करने का ताल्लुक उसकी डेंसिटी से होता है। अब सवाल है आपका कि एक्सप्लेन व्हाई आयरन शिप फ्लोट व्हाइल अ पीस ऑफ स्टोन सिंक्स इन वाटर। तो बेटा देखें, शिप की एक तो कंस्ट्रक्शन इस तरीके से हुई हुई होती है कि उसकी डेंसिटी मेंटेन रहे, सही। इसके अलावा शिप की जो नीचे की सरफेस होती है, बिल्कुल नीचे वाली सरफेस, जो पानी से कांटेक्ट में होती है, क्योंकि आपको पता है कि शिप पूरा पानी से कांटेक्ट में नहीं होता, सही है, शिप का सिर्फ नीचे वाला हिस्सा पानी से कांटेक्ट में होता है। तो उस सरफेस को हम इस तरीके से कोटेड करते हैं कि उसकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाए, सही है, शिप की। तो यहां पर वही है, इन सच अ वे दैट द डेंसिटी ऑफ द शिप विल बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट टू मूव ओवर। कि शिप का ऊपर का सरफेस जो है आपका, वो तो आपका प्योर मेटल का होता है, लेकिन नीचे की सरफेस जो है, उसको हम इस तरीके से कोट करते, बनता तो वो मेटल से ही है, बट उसके ऊपर कोटिंग इस तरीके से की जाती है कि नीचे की सरफेस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से जो है वो कम हो, सही है, कम रहे, ज्यादा ना हो, क्योंकि जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज हो शिप डूब जाएगा, सही है। द वॉल्यूम ऑफ शिप इज वेरी लार्ज एंड हेंस द अपथ्रस्ट on it is also very large. The upward thrust not only neutralizes the weight of the ship but provides some additional upward force on the ship. तो बेटा देखें, वॉल्यूम ऑफ द शिप बहुत बड़ा होता है आपका, सही है, कोई भी शिप है उसका वॉल्यूम बहुत लार्ज होता है। अब इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट अप्लाई हो रही है, क्योंकि अपथ्रस्ट वॉल्यूम के हिसाब से ही अप्लाई होती है किसी भी लिक्विड के, जो अपथ्रस्ट अप्लाई करता है लिक्विड, वो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के हिसाब से ही अप्लाई कर रहा होता है। तो वो अपथ्रस्ट जो उस शिप के ऊपर अप्लाई होती है, वो अपथ्रस्ट उस शिप को न्यूट्रलाइज रखती है, शिप के वेट को न्यूट्रलाइज रखती है, और उसको पानी के अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा बढ़ने नहीं देती, जिसकी वजह से शिप पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है, सही है। तो यही रीजन है कि शिप जो है वो पानी पर फ्लोट करता है और वो पानी में सिंक नहीं होता। अच्छा, लेकिन हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा कि अगर उस शिप में क्रैक आ जाए कहीं से भी, और उस क्रैक की मदद की वजह से पानी उस क्रैक में भरना शुरू हो जाए, तो होता क्या है कि अल्टीमेटली हमने जो शिप की सरफेस पे कोट करने के बाद जो शिप की डेंसिटी मेंटेन रखी है और जो अपवर्ड फोर्स मेंटेन हुई हुई है, वो उस क्रैक की वजह से फौरन ब्रेक हो जाती है अपवर्ड फोर्स। और अगर अब की बार उस शिप में पानी भर रहा है, सही है, तो पानी भरने से क्या होगा कि शिप का वेट अल्टीमेटली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, सही है। और इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो मेंटेनेंस थी, जो एक लेवल मेंटेन हुआ हुआ था अपवर्ड फोर्स के दरमियान में और अपथ्रस्ट के दरमियान में और शिप के वेट के दरमियान में और पानी की डेंसिटी और शिप की डेंसिटी के दरमियान में, जो एक लेवल मेंटेन हुआ हुआ था, शिप के अंदर पानी आने की वजह से क्या होता है, वो लेवल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है।
जो किसी भी शिप में क्रैक आता है या और पानी उसमें भरता है, तो वो क्या होता है, वो लेवल उसमें डिस्ट्रॉय होना, खत्म होना शुरू हो जाता है। वो लेवल जो है वो आपका मेंटेन नहीं रहता, जिसकी वजह से शिप पानी में डूब जाता है। और यही रीजन है कि मैंने आपको बताया था कि लकड़ी पानी में नहीं डूबती, बट अगर एक लकड़ी की कश्ती में सुराख हो जाए तो वो कश्ती डूब जाएगी पानी में। उसकी वजह क्या होती है कि लकड़ी की अपनी डेंसिटी तो पानी से ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है पानी से, बट उस लकड़ी में, उस वुड की कश्ती में, ठीक है, अगर पानी भर जाए तो क्या होगा, अब डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो वुड की डेंसिटी और दूसरा उस शिप में भरे हुए पानी की डेंसिटी। तो ये दोनों डेंसिटी कंबाइन होकर जो समंदर की या दरिया की जो टोटल डेंसिटी है उससे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। सही है। और जैसे ही डेंसिटी बढ़ती है तो आपकी जो वुड बोट है वो नीचे पानी में सिंक हो जाती है। ठीक है। तो ये रीजन है कि आयरन शिप पानी के ऊपर फ्लोट करता है, लेकिन स्टोन जो है वो पानी पर फ्लोट नहीं कर पाता, वो डूब जाता है। उसके वजन क्या होता है, उसकी रीजन क्या होता है? A piece of stone sinks in water because its weight is greater than the upthrust force of the water। क्योंकि बेटा जो स्टोन है वो पानी में जो है वो डूब जाता है। उसकी वजह क्या है कि उस स्टोन का वेट जो है वो उसकी अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा है। ठीक है। उस स्टोन का वेट जो होता है वो उसकी अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा होता है। यही रीजन है कि वो स्टोन पानी में बजाय फ्लोट करने के टोटली सिंक हो जाता है। ठीक है। और दूसरा रीजन कि स्टोन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है, तो ये भी एक रीजन है कि वो स्टोन पानी में फ्लोट करने के बजाय सिंक हो जाता है। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट आता है, राइट द कंडीशन राइट द कंडीशन फॉर द मोशन ऑफ सबमरीन्स इन वाटर। या कोई भी सबमरीन जो पानी में फ्लोट करती है तो किस कंडीशंस के हिसाब से पानी पर मूवमेंट होती है सबमरीन की। सही है। जो मोशन पानी पर सबमरीन का हो रहा है उसकी क्या कंडीशंस उसके ऊपर अप्लाई होती हैं। देखिए बेटा, सबमरीन्स कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड व्हेन इट इज नीडेड दे कैन डाइव इन वाटर। सबमरीन्स देखिए, सबमरीन का मैकेनिज्म क्या होता है, वो उसका बाकी शिप से अलग होता है, क्योंकि सबमरीन शिप के स्ट्रक्चर की होती भी नहीं है। ठीक है। सबमरीन आप लोगों ने देखी होगी, इनका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ कैप्सूल, किसी कैप्सूल की तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। दूसरा सिर्फ नेवी के यूज में होती है, सिविलियन यूज में तो होती नहीं है। तो बेटा देखें, सबमरीन में होता क्या है कि सबमरीन में लार्ज हेलो ब्लास्ट टैंक होते हैं सबमरीन के अंदर। अब देखें, जब तक जो है सबमरीन को पानी की सरफेस पर रहना है, जस्ट लाइक अ शिप उसको मूव करना है, तो वो अपने ब्लास्ट टैंक को खाली रखती है। ठीक है। अब अगर उस सबमरीन को पानी के अंदर डूबना है, ठीक है, पानी के अंदर सिंक होकर फिर पानी के अंडर वाटर जो है वो उसको ट्रेवल करना है सबमरीन को, तो वो क्या करती है कि अपने ब्लास्ट टैंक जो इसके अंदर मौजूद होते हैं उनके कैप्स को ओपन कर देती है, तो पानी क्या होता है उस ब्लास्ट टैंक में भरना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब जब पानी उन ब्लास्ट टैंक्स के अंदर भरता है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो अपवर्ड फोर्स जिसने सबमरीन को पहले मेंटेन रखा हुआ था पानी की सरफेस के ऊपर, अब उस अपवर्ड फोर्स के अंदर डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है। क्योंकि पानी जब सबमरीन के अंदर भर रहा है तो क्या हो रहा है, सबमरीन का वेट अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहा है। सही है। ब्लास्ट टैंक के अंदर पानी आने की वजह से सबमरीन का वेट इंक्रीज हो रहा है। तो जिस अपथरस ने सबमरीन को सरफेस पे रखा हुआ था वाटर की, वो अपथरस का लेवल अब मेंटेन नहीं हुआ, वो लेवल डिस्टर्ब हो गया। अब उस लेवल के डिस्टर्ब होने की वजह से सबमरीन का वेट इंक्रीज हुआ, और सबमरीन अपना वेट इंक्रीज करने के बाद पानी के अंदर सिंक हो गई, डूब गई। ठीक है। और फिर वो पानी के अंदर मूवमेंट करती है। अब जब उस सबमरीन को वापस ऊपर की सरफेस पर आना होता है और ऊपर मूवमेंट करनी होती है, तो क्या होता है, वो जो उनका ब्लास्ट टैंक होता है उसका सारा पानी वो जाया कर देती है। ठीक है। उस ब्लास्ट टैंक का सारा पानी जो है वो बाहर फेंक देती है, तो क्या होता है, सबमरीन का वेट दोबारा से जो है वो हल्का हो जाता है। ठीक है। सबमरीन दोबारा से लाइट वेटेड हो जाती है, और अब की बार जो उसका वेट है वो पानी की अपथ्रस्ट फोर्स से डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो सबमरीन पानी की सरफेस के ऊपर वापस आकर फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो बेटा यहां तक मुझे बताएं कोई प्रॉब्लम इसके अंदर?
इस्माइल और वजीहा? हाँ सर। गुड। अब इसके बाद आप लोगों के पास है बेटा चैप्टर नंबर, यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद वैसे तो चैप्टर 11 है, बट चैप्टर 11 बाद में पढ़ाऊंगा आपको। अब है आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 12। और बेटा अब यहाँ से आप लोगों के लेंथी चैप्टर भी स्टार्ट हुए हैं, और इन चैप्टर से काफ़ी चीज़ें बनती हैं। आपका आपके जो पेपर है उसका मेजर पोर्शन जो है वो आपका चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 16, 17 से बनता है, याद रखिएगा। तो ये चैप्टर जो है 11, 12, 13, 14, 16 और 17, ये 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मुश्किल भी हैं, सही है। तो चैप्टर नंबर 12 आपका है वेव्स एंड मोशन। अब आप लोगों के पास डेफिनेशंस है। सबसे पहले तो एक चैप्टर को रीड करने से पहले आप लोगों के पास कुछ डेफिनेशंस आपके जहन में होनी चाहिए कि क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। तो देखिए बेटा, सबसे पहले है वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन, या सिंपल हार्मोनिक मोशन की जगह आप बॉडी भी रख सकते हैं कि बेटा एक बॉडी की जो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होती है उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। If a body in periodic motion moves to and fro over the same path, this motion is called oscillation. देखें, ऑस्किलेशन या वाइब्रेशन एक ही बात है, ठीक है, एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है। तो बेटा देखें, अगर कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है, यानी कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान में बॉडी बैक एंड फोर्थ मूव कर रही हो, पॉइंट ए से बी पर जा रही है और बी से ए पर आ रही है, ए से बी से ए, यानी कहीं और किसी तीसरे डायरेक्शन में नहीं जा रही, दो पॉइंट्स के दरमियान में बॉडी मूव कर रही है, ए टू बी टू ए टू बी टू ए, तो वो चीज जो है वो आपके पास क्या कहलाती है, वाइब्रेशन कहलाती है या ऑस्किलेशन कहलाती है, सही है। दूसरे वर्ड में आप यही कह सकते हैं कि एक बॉडी का जो कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है, जो वो पॉइंट ए से बी और बी से ए पर वापस आने के लिए जितना टाइम लेती है, वो उसका वाइब्रेशन कहलाता है, सही है। तो टाइम पीरियड का लिंक डायरेक्टली वाइब्रेशन से है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। यहां पर आप लोग 1 लिख दिएगा कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। देखिए बेटा, अब हर बॉडी की वाइब्रेशन का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। किसी बॉडी का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है, किसी बॉडी का जो है वो टाइम पीरियड जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अब देखें बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल है, मोबाइल जब वाइब्रेट होता है तो 1 सेकंड में कई बार वाइब्रेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसका टाइम पीरियड ज्यादा है, क्योंकि वो पॉइंट ए से बी और बी से ए आने में बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है और आ रहा है, ठीक है। तो 1 सेकंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी और बी से ए में जो है वो 10 दफा चला गया और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही दफा उसने वो ट्रिप कंप्लीट किया है, तो इसका मतलब है कि पहले वाले ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे बेटा अर्थ है, अर्थ का मोशन भी वाइब्रेशनल मोशन ही कहलाएगा, ठीक है। वाइब्रेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ छोटे से टाइम पीरियड के दरमियान में हो या कोई भी दो छोटे पॉइंट्स के दरमियान में हो। अब जैसे अर्थ है, अर्थ का जो मोशन है वो भी वाइब्रेशन कहलाएगा, क्योंकि अर्थ क्या होता है, अर्थ एक फिक्स पॉइंट के अराउंड घूमती है, सही है। आप देखते हैं कि जैसे आज है आपके 13 अगस्त, अगले साल अर्थ 13 अगस्त को इस टाइम पर इसी पोजीशन पर होगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, और 14 अगस्त को यानी कल अर्थ जिस पोजीशन में है, नेक्स्ट ईयर 14 अगस्त को अर्थ इस टाइम पर इसी पोजीशन पर होगी। तो ये चीज जो है वो बेसिकली क्या है, वाइब्रेशन है आपकी, सही है। क्योंकि अर्थ जो है वो फिक्स पॉइंट्स के दरमियान में मूव कर रही है और हर एक साल के बाद अर्थ उसी पॉइंट पर होती है जहां पर वो पिछले साल थी, ठीक। तो वो चीज क्या है, अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अर्थ का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है,
क्योंकि उसकी वाइब्रेशन की जो क्वांटिटी है वो क्या है, बहुत कम है। सही है, सॉरी, हाँ, उसकी वाइब्रेशन जो है वो बहुत कम है। वो जो अपना एक कंप्लीट राउंड ट्रिप ले रही है वो कितने टाइम में ले रही है, 365.4 डेज में। ठीक है, एक अर्थ जो है वो अपना कंप्लीट राउंड ट्रिप जो ले रही है वो क्या है, ले रही है 365.4 डेज के अंदर। सही, तो उसका जो है टाइम पीरियड वो 365.4 डेज है। ठीक, और टाइम पीरियड, और इसी तरह जो है अगर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है आपका, तो उसका टाइम पीरियड बाज़ दफा बहुत ज्यादा भी होता है, जो है बहुत कम भी होता है, सॉरी बहुत कम भी होता है, कि वो एक पॉइंट्स के दरमियान में, फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करें, पेंडुलम क्या होता है बेटा, बेसिकली एक बॉल के साथ, एक थ्रेड को एक बॉल के साथ टाई करें और उसके बाद उस बॉल को मूव करवाएं, तो वो क्या होगा, बैक एंड फोर्थ मूव करेगी, पॉइंट ए से बी की तरफ, फिर बी से ए की तरफ, फिर ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ। तो वो आपका उसका टाइम पीरियड जो होगा वो बहुत कम होगा। सही है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन ज्यादा हो रही होगी। ठीक है, वो पॉइंट ए से बी और बी से ए आने में जो है वो पूरा एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कम टाइम लेगी। तो हर ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड उसकी वाइब्रेशन के हिसाब से अलग अलग होता है। अब इसके बाद आप लोगों के पास आती है फ्रीक्वेंसी। इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूटेड बाय एन ऑस्किलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। सही है, कि फ्रीक्वेंसी बेटा हम कहते हैं कि एक बॉडी 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हो रही है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर एक बॉडी कितनी बार वाइब्रेट हो रही है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास करंट आता है, वो 1 सेकंड में 50 टाइम वाइब्रेट करता है। सही है, यानी 1 सेकंड में अपनी 50 ट्रिप्स कंप्लीट करता है, पॉइंट ए से बी और ए से बी से ए के दरमियान में। तो वो चीज उसकी क्या कहलाएगी, वो चीज उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को जो है हम लोग हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, HERTZ। तो आप यहां पर लिख सकते हैं हर्ट्ज। तो बेटा यहां पर इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन executed by an oscillating body in 1 second, its units is hertz। तो बेटा यहाँ पर क्या है कि 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रही है। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकंड में 10 बार वाइब्रेट कर रहा है, तो उसका जो है वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जो है वो 100 बार वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जितनी बार भी वाइब्रेट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब आप लोगों के पास आता है डिस्प्लेसमेंट। It is the distance of the vibrating body at any instant from the equilibrium position। ठीक है, देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट है वाइब्रेटिंग बॉडी के अंदर। इसको सिंपल वर्ड में आप ये कह लें कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी के अंदर, ये फॉर एग्जांपल आपकी वाइब्रेटिंग बॉडी है, ये पॉइंट ए से बी की तरफ वाइब्रेट करी, फिर नीचे आई, फिर वाइब्रेट करा, फिर नीचे आई, फिर ऊपर पीक पे गई, फिर दोबारा से नीचे आई। तो अब जो यहाँ पर इसकी वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है, तो एक पीक पॉइंट से दूसरे पीक पॉइंट के दरमियान का जो फासला होता है बॉडी का, वो कहलाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो क्या कहला रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट। और एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट कर रही हो तो मैक्सिमम जिस पॉइंट पर वो पहुंची है वो उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। देखिए बेटा, कोई भी बॉडी मैक्सिमम जिस पॉइंट पर पहुंची हो वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे देखें यहाँ पर उसने पॉइंट कवर किया, फिर यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट किया, कवर किया। अब जो वो एकदम उसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो गई। सही है, सॉरी, उसका एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो गया, यानी इसने बहुत ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट कवर किया इस वेव ने।
ठीक है। इस वेव ने अपनी मूवमेंट के दौरान बहुत ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट कवर किया, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट उसने कवर किया है ये पॉइंट कहलाएगा एम्पलीट्यूड, और इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स वो कवर करती रही है, ठीक है, वो कहलाएंगे उसके डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक की हाइट अटेंड करी, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। बट ये चीज जो है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी क्योंकि ये उसकी मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट जहां पर कोई भी बॉडी अटेंड कर रही है तो वो उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस ये है डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड के अंदर। एम्पलीट्यूड वो पॉइंट होता है जहां किसी भी बॉडी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है, यानी फ्रीक्वेंसी किसी भी बॉडी की वेव जो होगी वो सबसे ज्यादा हाई होगी उस पॉइंट के ऊपर। अब आप लोगों के पास होता है वेवलेंथ। अच्छा बेटा एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जब बॉडी की वेव इस तरह मूव करती हैं तो ये जो लोअर पोर्शन होता है ये कहलाता है ट्रफ, और जो अपर पोर्शन बॉडी का होता है, ठीक है, जब वेव का जो अपर पोर्शन होता है जहां पर वो हाइट अटेंड कर रही होती है कोई ना कोई, वो कहलाता है क्रेस्ट। तो ये हो गया आपका ट्रफ और ये हो गया आपका क्रेस्ट। इसी तरह ये आपका ट्रफ और ये हो गया आपका क्रेस्ट, ठीक है। तो इस तरह ट्रफ और क्रेस्ट आपस में जो है वो कंबाइन होते हैं, सही। तो यहां पर क्या है, वेवलेंथ क्या है, बेसिकली कोई भी दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के दरमियान का जो फासला होता है वो आपका कहलाता है वेवलेंथ, सही है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो आपका कहलाता है वेवलेंथ। अब जैसे बेटा ये देखें, ये आपका एक ट्रफ है, ये भी आपकी एक ट्रफ है, इस ट्रफ से इस ट्रफ का जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, वेवलेंथ। इसी तरह ये आपकी एक ट्रफ है, ये आपकी एक ट्रफ है, सॉरी क्रेस्ट है, ये आपकी एक क्रेस्ट है, ये आपकी एक क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट का जो फासला है वो बेसिकली क्या है, आपकी वेवलेंथ। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान का जो फासला है वो आपका वेवलेंथ कहलाता है। फिर आपके पास आती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी at which an object will vibrate freely without any external periodic force or resistance is known as natural frequency of the body. बेटा कोई भी ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरली मूव कर रहा हो, वाइब्रेट कर रहा हो और इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो उसको हम कहते हैं उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सही है। ये वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर अब वाइब्रेट कर रहा है, और अगर जो है उसके ऊपर किसी किस्म की फ्रीक्वेंसी अप्लाई हो रही है, किसी किस्म की फोर्स अप्लाई हो रही है, तो फिर वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं रहती, फिर वो उसकी फोर्स फ्रीक्वेंसी बन जाती है। क्योंकि वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसके अंदर फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, तो फिर वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, बल्कि वो उसकी फिर फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी बिकॉज ऑफ फोर्स। तो जस्ट लाइक हमारी बॉडी का जो जो हमारा हार्ट है, नॉर्मल कंडीशन में जब जो है वो वाइब्रेट कर रहा होता है तो वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, सही है। जब हम लोग जो है वो सिंपल बैठे हुए हों, लेटे हुए हों, कोई काम नहीं कर रहे हों, तो जब वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो क्या है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब अगर हम किसी किस्म का कोई वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसकी वाइब्रेशन अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाती है, सही है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो अब क्या है, अब वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी क्योंकि नेचुरली हार्ट इस तरीके से नहीं वाइब्रेट करता, ठीक है। वो वाइब्रेट उस वक्त करता है जब जो है वो इस तरीके से, यानी तेज तेज वाइब्रेट वो उस वक्त करता है जब हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब जब हम रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल नहीं होगी, ठीक है। अब है आप लोगों के पास अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। साउंड विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज इज नोन, अच्छा सॉरी बेटा, अब इससे पहले है आप लोगों के पास ऑडिबल साउंड। और ear can hear only those sound whose frequency is between 20 hertz and 20,000 hertz. This range is known as audible sound, ठीक है। देखिए बेटा, हमारे ear जो हैं
वही साउंड डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान में हो। अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम है, यानी 20 हर्ट्ज से कम है, तो वो साउंड हमें सुनाई नहीं देती। सही है। और अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, ठीक है, तो वो साउंड भी जो है वो हमें सुनाई नहीं देती, बल्कि वो इतनी जोर की जो है वो हमें एक आवाज आती है, जैसे उसमें वॉइस क्लियर नहीं होती, जो बात बोली गई है वो क्लियर नहीं होती, लेकिन वो आवाज इतनी शदीद होती है कि इससे हमारे एयर ड्रम डैमेज हो जाते हैं। सही है। तो 20 हर्ट्ज से कम की साउंड तो हमें सुनाई ही नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि वो विस्पर्स कहलाती हैं, ठीक है, जो कि सुनाई नहीं देती। और इससे 20,000 हर्ट्ज से अबव की साउंड वो हमें इतनी जोर से सुनाई देगी कि वो हमारे नर्व सिस्टम को डैमेज कर देगी, ठीक है, या फिर हमारे जो है वो जो हमारा एयर ड्रम है उसको डैमेज कर देगी, ठीक है। तो एक जो ऑडिबल रेंज होती है वो हमारी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बिटवीन होती है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 20,000 हर्ट्ज से जो थोड़ी सी छोटी साउंड होगी वो हमारे ऊपर किसी किस्म का प्लेजर इम्पैक्ट डालेगी। अगर फॉर एग्जांपल साउंड जो है वो 19,000 हर्ट्ज है, 19,500 है, ठीक है, या 18,000 है, तो ये भी काफी लाउड साउंड में आती हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसी साउंड को कंटिन्यूअसली सुन रहे हैं तो उससे क्या होता है, हमें थकावट फील होना शुरू हो जाती है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो है आपको कोई मुसलसल शोर हो रहा है बाहर, सही है, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर मुसलसल शोर हो रहा है, तो क्या होगा, वो साउंड जो है वो 20,000 हर्ट्ज से नीचे तो होगी, लेकिन वो थोड़ा सा ही नीचे होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो हमारे ऊपर अनप्लेजेंट इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, शोर होगा। अगर कोई आपके कान के पास बार बार हॉर्न बजाए, सही है, कार का, तो क्या होगा, वो अनप्लेजेंट इम्पैक्ट डालेगा, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी ने बहुत ज्यादा तेज आवाज में सॉन्ग्स लगाए हुए, जैसे होता है लोगों की यहाँ शादियां हो रही होती हैं, सही है, पूरे मोहल्ले को गाने सुना रहे होते हैं, तो जैसे यहाँ पर है, अब क्या होता है, उनके डेक की आवाज से क्या होता है, मुसलसल इरिटेशन होती है, ठीक है। तो ये क्या है, 20,000 हर्ट्ज से नीचे वाली साउंड भी हमें इरिटेट करेगी, बट वो डैमेज नहीं करेगी किसी किस्म का। जो डैमेज करेगी वो 20,000 हर्ट्ज से अबव की साउंड जो है वो हमारे नर्व सिस्टम को डैमेज करेगी। अब इसके बाद है अल्ट्रासोनिक साउंड। साउंड विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। कोई भी ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, सही है, ऐसी कोई भी साउंड जो है वो आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाती है। और जैसे सूरज के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो हाइड्रोजन फटने की आवाज होती है, वो आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड होती है, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपकी अगर किसी जगह पर ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, तो उस वक्त जो आवाज जनरेट होती है, जो साउंड जनरेट होती है, वो बेसिकली अल्ट्रासोनिक साउंड होती है, क्योंकि ब्लास्ट की साउंड बहुत ज्यादा होती है, सही है। तो वो आपकी जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड होगी। तो ये चीज आपकी साउंड के अंदर आता है। अब है आप लोगों के पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, to and fro motion of a body in which acceleration is directly proportional to the displacement and always directed towards the mean position is known as simple harmonic motion. बेटा देखें, बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, किसी भी बॉडी का टू एंड फ्रो यानी बैक एंड फोर्थ मोशन बॉडी का, जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, और वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करे, लेकिन वाइब्रेट करने के बाद वो अल्टीमेटली उसी पोजीशन पर आके रुक जाए जिस पोजीशन पर उसने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वो आपका कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करे, लेकिन वाइब्रेट करने के बाद उसी पोजीशन पे आके रुके, तो उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम की ही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल पेंडुलम में ही इस्तेमाल होता है। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि आपने एक बॉल को एक थ्रेड के साथ बांधा, और उसके बाद जो है वो उसको आपने डिस्टर्ब किया, तो क्या होगा, बॉल बैक एंड फोर्थ मूव करती है, पहले ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी, सही है, पहले लेफ्ट टू राइट जाएगी, फिर राइट टू लेफ्ट जाएगी, फिर लेफ्ट टू राइट जाएगी, फिर राइट टू लेफ्ट जाएगी। जिस तरह जो है वो पेंडुलम क्लॉक्स होती है ना, जिसमें 11 बजते हैं तो 11 बार टन टन की आवाज आती है,
10 बजते हैं तो 10 बार ये आवाज आएगी, ठीक है। तो वो पेंडुलम क्लॉक जिस तरह होती हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो बॉल होगी, जो पेंडुलम होगा, वो अल्टीमेटली मेन पोजीशन पर ही आकर रुकेगा, यानी बिल्कुल बीच में ही आके रुकेगा। ये नहीं है कि वो लेफ्ट साइड पे रुक जाएगा या राइट साइड पे रुक जाएगा। जहां से उसने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी एग्जैक्टली वो वहीं पर ही आके रुकता है, बिल्कुल मेन पोजीशन पे। सही है। तो ये चीज जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। और उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। यानी आप उसको जितना एक्सेलरेट करोगे वो उतना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। सही है। यानी जितना एक्सेलरेट का मतलब क्या है, जितनी आप उसको वेलोसिटी दोगे, और वेलोसिटी कब आएगी, जितनी जोर से आप उसको हिट करोगे उतना ही तेजी से वो आगे मूव करेगा। यानी जितना तेज उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे होंगे उतनी ही उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जनरेट होगी। तो यानी वेलोसिटी में चेंजेस किसको कहते हैं, एक्सेलरेशन को। तो जितनी उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगी उतना ही उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जनरेट होगा। ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा, जो कि आप लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतने ही। और बेटा वजिया अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें यहाँ तक। चलो तो फिर क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।